टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्न बैंक के बारे में। ये क्लास 12 की प्रश्न बैंक है और एमपी बोर्ड ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल क्लास 12 के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये एमपी बोर्ड का रिवाइज ब्लूप्रिंट है और ये 9 मार्च 2021 को एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर की कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो इस साल के सिलेबस में डिलीट किए गए हैं फ्रॉम द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में से आप देख सकते हैं थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर, पीजेंट, जमींदार्स एंड द स्टेट, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, कॉलोनियल सिटीज़, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। यानी कि ये चैप्टर के नंबर्स हैं थीम 5, थीम 8, थीम 10, थीम 12, थीम 14। ये सभी डिलीट किए गए हैं, हटा दिए गए हैं, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो पहला चैप्टर उसका नाम क्या है, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ये जो वीडियो है मैं इसको बाइलिंगुअल बना रहा हूँ। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं एमपी बोर्ड के, उन दोनों के लिए क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको इंग्लिश में आंसर चाहिए या फिर इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उनका इंग्लिश में वर्जन चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा। तो हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर। देखिए, पहला चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। इसकी बात हम करें तो यहाँ पर दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किया था। किसने किया था? तो हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। किसने किया हुआ था? चार्ल्स मैसन ने। मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ चार्ल्स मैसन। ओके, तो चार्ल्स मैसन ने ये किया हुआ था। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन में और भी बहुत सारे लोगों ने हड़प्पा के बारे में बताया, लेकिन सबसे पहले उल्लेख जिन्होंने किया वो चार्ल्स मैसन थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, हड़प्पा वासियों की मोहरों में मुख्यतः जानवर के चित्र अंकित थे। कौन से जानवर के चित्र अंकित थे? तो इसका आंसर है बुल, यूनिकॉर्न। आप बुल लिखें, यूनिकॉर्न लिखें, दोनों भी लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की मोहरें बनाई जाती थीं। कौन सी सब पत्थर की मोहरें बनाई जाती हैं हड़प्पा सभ्यता में? तो इसका आंसर है स्टीएटाइट। क्या है? स्टीटाइट एक पत्थर था, उसकी मोहरें बनाई जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ओके, इसके अलावा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ये चौथा क्वेश्चन है हमारा। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है इंग्लिश में द माउंट्स ऑफ डेड। द माउंट्स ऑफ डेड, द माउंट्स ऑफ डेड, DEAD। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को आयरन यानी कि जो लोह धातु होती है उसका ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोह की खोज, आयरन धातु की खोज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद यानी कि पोस्ट इंडस पीरियड में की गई। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, यानी कि द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं इन्होंने 1875 में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया हुआ था। तो 1875 में इन्होंने बताया, 1826 में किन्होंने बताया? चार्ल्स मैसन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड से। तो वन वर्ड डिस्कस करते हैं हम। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा बंदरगाह कहाँ से मिला? तो गोदीवाड़ा बंदरगाह जहाँ से मिला उस जगह का नाम है लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल आज जो प्रेजेंट डे है उसमें गुजरात में रहेगा, और उस समय लोथल एक बंदरगाह था। लोथल एक शहर था जहाँ पर गोदीवाड़ा बंदरगाह था। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु वासियों की प्रमुख देवी कौन सी थी? तो देखिए, सिंधु वासियों के देवी देवताओं के बारे में एग्जैक्ट क्लियर पता नहीं चला हुआ है, लेकिन जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया उसके हिसाब से हम यहाँ कह सकते हैं कि सिंधुवासी मदर गॉडेस
मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी की पूजा करते होंगे। तो इसका आंसर आप यहाँ पर मदर गॉडेस लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप किस प्रकार का था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा कौन सा, अर्बन स्वरूप था। क्या था, अर्बन। अर्बन सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसके पीछे कारण ये है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को अगर आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि उसकी जो खोज की गई है, जो खुदाई की गई है दयाराम साहनी के द्वारा, तो उसमें ईंटें मिली हुई हैं, पकी हुई ईंटें मिली हुई हैं, यानी कि रेड ब्रिक्स मिली हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पक्के मकान रहे होंगे। और पक्के मकान कहाँ होते हैं, शहरों में होते हैं। तो इसी हिसाब से इस सिविलाइजेशन को क्या कहा गया है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन रही होगी। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, हड़प्पा नामक पुरातत्व स्थल की खोज किसने की। तो किसने की, मैंने अभी आपको बताया, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक पुरातत्व स्थल की खोज की थी। तो आंसर यहाँ पर आप लगाएंगे, लिखेंगे दयाराम साहनी। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूँ तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा कॉपर का यूज़ किया जाता था। तो इसको जो कैटेगराइज किया गया है वो किया गया है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वर्ड है कैल्कोलिथिक पीरियड। क्या वर्ड है, कैल्कोलिथिक, यानी कि CHALCOLITHIC, कैल्कोलिथिक, ये पूरा वर्ड एक साथ है। पीरियड, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं इसमें ताम्र पाषाण काल। डिस्कस करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में देखेंगे हम राजा किसानू नगर के बारे में। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला हुआ है। तो इसका आंसर है एरन सागर। देखिए दोस्तों, जो एरन है वो सागर मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से ही पता चला हुआ है सती प्रथा के साक्ष्य कि उस समय भारतीय समाज में सती प्रथा रही होगी। अगला प्रश्न है हमारा, 6वीं शताब्दी में भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था। तो मैंने आपको बताया अभी 16 महाजनपद थे जिसमें पूरा भारत उस समय बटा हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जिन्होंने की उसका आंसर है हरिशैन। क्या नाम है, हरिशैन। हरिशैन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। हरिशैन कौन थे, हरिशैन कनिष्क के दरबार में मंत्री थे। अपने स्वयं के खर्चे सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया। तो इसका आंसर है रुद्रदामन। जो रुद्रदामन थे उन्होंने खुद के खर्चे से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया हुआ था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कहाँ है सुदर्शन झील या कहाँ थी उस समय, तो जो गुजरात स्टेट है आज का, वहाँ पर सुदर्शन झील थी। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो आपको ये पता ही होगा, अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम पूछ सकते हैं आपसे, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सही जोड़ी की अगर मैं बात करूं तो इस तरफ जो दिया हुआ है आपके लिए, ये दिए हुए हैं कौन कौन से उस समय महाजनपद थे उनके नाम। इसमें तीसरा वाला है वो राजा का नाम दिया हुआ है, बाकी 4 महाजनपद के नाम दिए हुए हैं। और इस तरफ जो दिया हुआ है वो दिए हुए हैं इनके कैपिटल्स के बारे में। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुरु जनपद की बात अगर मैं करूँ तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। दूसरा, जो पांचाल महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी। तो पांचाल महाजन राजधानी क्या थी, कंपिल। तो कंपिल मतलब चौथा वाला जो आंसर है वो हो जाएगा। अगला, शूरसेन कहाँ के राजा थे। तो शूरसेन मथुरा के राजा थे, ये दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा 5th आंसर हो जाएगा। फिर दिया हुआ है गांधार। तो गांधार की जो कैपिटल थी वो थी तक्षशिला। तो तक्षशिला इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट है वत्स। तो वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। ओके। अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की थी। तो दोस्तों आप लोग जानते हो महाभारत हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, और ये जो महाभारत है इसकी रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने। तो आप लिख सकते हैं महर्षि वेदव्यास का आंसर। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो था कर्म। उस समय भारतीय समाज वर्ण के आधार पर चलता था। आज भी हिंदू धर्म में वर्ण की बहुत ज़्यादा महत्वता है।
तो उस समय वर्ण व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था कर्म। कर्म के आधार पर ही वर्णों को बांटा गया था और इन वर्णों को जो बांटा गया उनकी संख्या थी 4। संख्या का नाम क्या था तो मैंने आपको बता सकता हूँ। तो इन वर्णों में एक थे ब्राह्मण वर्ण, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य और चौथे थे शूद्र। इस तरह से बांटा गया था। तो आपको प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, थोड़ा सा आप इन चीज़ों को भी याद रखिए, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों के लिए बताता जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया था। और देखिए जब आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक्स में तो आपको क्लियर हो जाएगा। महाभारत का क्रिटिकल एडिशन यानी कि समालोचनात्मक वर्णन संस्करण जो तैयार किया गया था वो किया गया था वी.एस. सुथानकर के द्वारा। वी.एस. सुथानकर के द्वारा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से वर्ण की उत्पत्ति हुई है। पुरुष सूक्त ब्राह्मणों ने तैयार किया था उस समय, ये ग्रंथ था और इसके हिसाब से ब्रह्मा जी को आधार माना गया है कि चारों वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की भुजा की बात यहाँ पर की हुई है कि ब्रह्मा जी की भुजा से कौन से वर्ण की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा जी की भुजा से जिस वर्ण की उत्पत्ति हुई है वो है क्षत्रिय। तो आप यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे, क्षत्रिय आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। प्रश्न है हमारा, संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए उस समय आप जानते हैं, आज भी आप यदि भारतीय गाँव में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि गांव के लोग कुल का यूज़ करते हैं परिवार के लिए। तो उस समय भी कुल का यूज़ किया जाता था परिवार के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, सत्य असत्य के लिए ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। समाज में गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच विवाह को अच्छा माना जाता था, क्या ये सही है। बिल्कुल भी ये सही नहीं है, ये एकदम गलत है। देखिए अगर आप इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में 8 तरह के विवाहों के बारे में बताया गया है। यानी कि उस समय 6वीं शताब्दी में 8 तरह के विवाह होते थे और 8 तरह के विवाहों में 4 तरह के विवाह को बुरा माना गया है, 4 तरह के विवाहों को अच्छा माना गया है। तो जो 4 तरह के विवाह हैं उनमें बुरे विवाह किनको माना गया है, गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच, इसलिए आंसर हमारा गलत होगा। अगला प्रश्न है, समाज में पितृवंशी व्यवस्था महाभारत की रचना से पहले से मौजूद थी। बिल्कुल ये सही है, पितृवंशी व्यवस्था महाभारत के पहले से मौजूद थी। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू धर्म में 18 संस्कार होते हैं। बिल्कुल गलत है जी, आप लोग जानते हैं हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। भगवत गीता महाभारत की देन है, बिल्कुल सही है, ये भगवत गीता महाभारत की ही देन है। महाभारत में कुल 12 पर्व हैं, ये भी सही है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 में है विचारक, विश्वास, इमारतें। इस चैप्टर में आप बौद्ध धर्म के बारे में समझ सकते हो, जैन धर्म के बारे में बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश का जो सांची स्तूप है भोपाल के निकट, उसके बारे में बताया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे महाभारत हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, तो इसका आंसर भी बौद्ध धर्म है। फिर वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है। तो देखिए आप लोग जानते हैं भगवान विष्णु की जो अवतारों की कल्पना की गई है वैष्णववाद के हिसाब से वो है संख्या 10। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया हुआ है। अगला, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, कहाँ हुआ था। तो देखिए ये चारों के चारों जो ऑप्शन हैं ये महात्मा बुद्ध के जीवन से ही जुड़े हुए हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको 1 बाय 1 तीनों ऑप्शन के बारे में और बता दूंगा। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। कहाँ मृत्यु हुई थी बुद्ध की, तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो आंसर हो जाएगा। फिर आपसे अगर ये पूछ लें कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर आप लुम्बिनी लगा सकते हो। आपसे पूछ लें महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया हुआ था, तो आप सारनाथ लगा सकते हो। आपसे ऐसा ही पूछ सकते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो उनको हुई थी बोध गया में। ओके, तो इस तरह से आप सारे के सारे आंसर्स को कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीरशैव आंदोलन के जनक कौन थे। तो देखिए इस चैप्टर में बताया हुआ है कि दक्षिण भारत में एक आंदोलन हुआ था उस समय, इसको बोलते हैं वीरशैव आंदोलन, और इसका ऑप्शन है 3rd वाला वसपना। अगला, थेरी गाथा नामक बौद्ध ग्रंथ किसका है, तो इसका आंसर होगा सुत्त पिता का। सुत्त पिता का
यानी कि सुत्त पिटक, ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं इसमें बताया हुआ है, थेरीगाथा नामक बौद्ध ग्रंथ में सुत्त पिटक के बारे में बताया हुआ है। अगला प्रश्न चैप्टर 6 से है, भक्ति सूफी परंपराएं। तो इसमें आप समझेंगे क्या था भक्ति मूवमेंट, क्या था सूफी मूवमेंट। तो इनमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम से। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कराईकल अमैयार। कराईकल अमैयार एक्चुअली एक लेडी थी और वो बहुत ज़्यादा भगवान शिव को मानने वाली थी। तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि भगवान शिव को मानने वाली लेडी थी, तो यहाँ पर आप क्या लगा लेंगे, सेकंड वाला आंसर। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के थे। तो अजमेर की जो दरगाह है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो वो अजमेर से बिलोंग करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह, तो आप समझ सकते हैं गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। फिर है गुरु नानक देव, तो कहाँ जन्म हुआ था, तलवंडी में हुआ था, जिसको ननकाना साहिब भी कहते हैं। अलवार संत का दिया हुआ है, अलवार संत क्या करते थे, विष्णु पूजा करते थे। ओके, अगला हमारा दिया हुआ है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में क्या है, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर रहा हुआ है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। और विजयनगर एम्पायर में हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से और डिस्कस करते हैं हम, विजयनगर की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर की स्थापना दो भाइयों ने की थी और उसका आंसर है फर्स्ट हरिहर व बुक्का। इन दोनों भाइयों ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना 1336 में 1336 में की थी। तो आप ईयर्स भी याद रखिएगा, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में ईयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो आप टाइमलाइन को याद रखिएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है हम्पी। हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम विजय की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो इसका आंसर है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक यानी कि ऑप्शन नंबर बी। गोपुरम से आप क्या समझते हैं, देखिए गोपुरम का जो लिटरली मीनिंग होता है वो होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। क्या होता है, मंदिर का प्रवेश द्वार। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। स्थापना की बात की अगले प्रश्न में, तो मैंने आपको बता चुका हूँ 1336 में 1336 ईस्वी में विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुई थी। फिर फिल्म लाइन्स की बात कर लेते हैं। अमुक्त माल्यात एक ग्रंथ था उस समय, किसने लिखा हुआ था जी, तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं क्या, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के एक बहुत इम्पोर्टेंट रूलर रहे और इनके ही दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम आप ज़रूर जानते होंगे, स्टार प्लस पे ये सीरियल भी आता था, उसका नाम है तेनाली रामा। अगला है कुदरई चेट्टी थे। तो कुदरई चेट्टी कौन थे, विजयनगर एम्पायर में जो लोकल व्यापारी होते थे उनको बोलते थे क्या, कुदरई चेट्टी। तो आप लगा लेंगे यहाँ पर लोकल कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स या फिर लोकल व्यापारी। अगला है विजयनगर राज्य की मातृ देवी को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए, इसका आंसर होगा पंपा देवी। विजयनगर एम्पायर में जो मातृ देवी थी, मतलब जो उनकी गॉडेस थी, उनको बोला जाता था पंपा देवी। भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर है कॉलिन मैकेंजी। COLIN, कॉलिन मैकेंजी इसका आंसर है। ये भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल थे। अगला प्रश्न है हमारा, तालाकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए तालाकोटा का जो युद्ध है वो लड़ा गया था सन 1565 में। कब लड़ा गया था, 1565 में तालाकोटा का युद्ध लड़ा गया था। और ये लड़ाई उस समय विजयनगर एम्पायर के राजाओं और उस समय के डेक्कन सुल्तानों के बीच में थी। अगली बात है हमारी वर्ल्ड में, तो विजयनगर में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो इनको कहा जाता था, सेना प्रमुख को अमर नायक। क्या कहा जाता था, अमर नायक। फिर हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की। तो हम्पी के भग्नावशेष की खोज जिन्होंने की उनका नाम है कॉलिन मैकेंजी। अगला, हयार राम मंदिर किस राज्य में था। तो मैंने आपको बताया विजयनगर एम्पायर हम जैसा कि पढ़ रहे हैं, तो विजयनगर एम्पायर में क्या था, हजारा राम मंदिर था। अगला, महानवमी पर्व किस राज्य में मनाया जाता था। तो मैंने आपको बताया विजयनगर एम्पायर। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णदेव राय ने कौन सा उपनगर बसाया था। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। कृष्णदेव राय ने जिस नगर की स्थापना करी थी उस नगर का नाम है नागलापुरम। क्या नाम है, नागलापुरम। इसकी स्थापना करी थी कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न,
सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से राजाओं ने कौन कौन से राजवंश से वो बिलोंग करते थे। ये चारों के चारों राजा रहे विजयनगर एम्पायर में ही, लेकिन कौन कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, राजवंशों से थे, वो आपके लिए बताना है। तो अगर मैं बात करूँ, पहले सबसे पहले दिया हरिहर प्रथम, तो ये संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दूसरा है नरसिंह, नरसिंह बिलोंग करते थे सलुब डायनेस्टी से। तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर कृष्णदेव राय, वो बिलोंग करते थे तुलुब डायनेस्टी से। और चौथा दिया हुआ है तिरुमाल, ये बिलोंग करते थे अराविदु डायनेस्टी से। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, विजयनगर एम्पायर में 4 राजवंशों ने राज किया हुआ है और लगभग लगभग 200 साल विजयनगर एम्पायर रहा। उसके बाद डेक्कन के सुल्तानों ने विजयनगर पर कब्जा कर लिया और इस तरह से विजयनगर एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ये क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स के बारे में। तो ट्रू फॉल्स में दिया हुआ है विजयनगर की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी, बिल्कुल सही है। आप जैसे ही इस चैप्टर को पढ़ेंगे आपको सबसे पहले तुंगभद्रा नदी का जिक्र आएगा। अगला प्रश्न है निकोलो द कांटी मोरक्को देश से संबंधित था, बिल्कुल गलत है, तो इसको आप बिल्कुल गलत लगा दीजिएगा। ये ऊपर वाला सही था, पहला वाला। फिर राक्षस तांगड़ी युद्ध, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राक्षस तांगड़ी जो लड़ाई की गई थी उसी लड़ाई को बोलते हैं क्या, तालीकोटा का बैटल। तो दोनों बात सेम है, राक्षस तांगड़ी आए तालीकोटा आए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। फिर अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था, बिल्कुल सही है। तुलुब राजवंश की नींव वीर सिंह ने रखी हुई थी, तो मैंने आपको बताया जो तुलुब राजवंश की नींव थी वो वीर सिंह ने नहीं रखी हुई थी, बल्कि किसने रखी हुई थी, कृष्णदेव राय ने। तो इसलिए ये वो हमारा जो आंसर है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है शासक और विभिन्न इतिव्रत, तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। मुगलकालीन चित्रकला के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, मतलब मुगलकालीन चित्रकला कौन से मुगल राजा के काल में सबसे ज़्यादा फेमस हुई, तो इसका आंसर है जहांगीर के टाइम पर चित्रकला बहुत अच्छे से फेमस हुई मुगल काल में। जहांगीर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग्स का, और इसीलिए जहांगीर के समय बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स पूरे मुगल डायनेस्टी में बनवाई गई थी। रज़्मनामा के नाम से कौन से ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था, और देखिए रज़्मनामा के नाम से जिस हिंदी ग्रंथ को या जिस हिंदू ग्रंथ का अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में, उसका नाम है महाभारत। महाभारत ग्रंथ को रज़्मनामा कहते हैं फारसी भाषा में। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, नस्तलिक की पसंदीदा शैली थी। नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। 16 कुल के आदर्श को बढ़ावा दिया, इसका आंसर भी अकबर होगा। आइन अकबरी का लेखक कौन था, तो इसका आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल आइन अकबरी का लेखक है, यानी कि अबुल फजल ने ही अकबर की जो बायोग्राफी है उसको लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर हम बात करते हैं अगला विद्रोही और राज के बारे में। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे, आप समझेंगे कि किस तरह से रेवोल्यूशन हुआ, हमारा फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पहला क्वेश्चन दिया है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से बिलोंग करती थी, तो आप बिल्कुल जानते होंगे रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, झांसी की थी, तो आंसर होगा झांसी। बहादुर शाह जफ़र की बात की गई है, ये दिल्ली से बिलोंग करते थे। नाना साहेब कहाँ से करते थे, कानपुर से। कुंवर सिंह कहाँ के थे, कुंवर सिंह थे आपके जगदीशपुर के। और बेगम हजरत महल कहाँ से थी, लखनऊ से। ओके, अगला प्रश्न है हमारा ट्रू फॉल्स को लेके। सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई थी, तो क्या ये सही है, ये बिल्कुल ही सही है। अगला, वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा था, बिल्कुल सही है। अगला, 1857 विद्रोह के समय भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, बिल्कुल सही है। फिर 1857 के ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल बारूटी था, बिल्कुल सही है। 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण धर्म परिवर्तन था, बिल्कुल सही है। ओके, अगला, सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, तो दोस्तों ये 2 नंबर के प्रश्न हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों के लिए एक PDF बनाकर उसकी लिंक डाल दूँगा, और आप अगर पूछते हैं कमेंट बॉक्स में तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही वहाँ पर मेंशन कर दूँगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो चैप्टर है हम वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें महात्मा गांधी से जुड़ी हुई बातों के बारे में बताया हुआ है।
पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आप लोग जानते हैं साइमन कमीशन 1928 में भारत आया हुआ था, तो इसका आप लगा लेना 1928। अगला, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आंसर है मुंबई अधिवेशन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? बिल्कुल आप लोग जानते होंगे, हमारे गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो आप लोग जानते हैं गांधी जी 1915 में इंडिया आए, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने चंपारण में 1916 में आंदोलन शुरू किया हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, काला कानून किसे कहा गया है? तो आप जानते होंगे रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। नमक सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था साबरमती आश्रम से, लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है किस स्थान से प्रारंभ किया गया था, तो साबरमती नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर दांडी में ऑप्शन ले सकते हैं। फिर महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर साहब ने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया हुआ था? तो ये हमारे नेताजी ने दिया हुआ था, जिनको बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस। अगला, हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर आप लोग जानते होंगे, हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। फिर वन वर्ड, गांधी रिबन समझौता कब हुआ था? गांधी रिबन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? तो आप लोग जानते होंगे अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग घटना घटित हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लंदन में किया गया था। महात्मा गांधी ने नमक यात्रा दांडी कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू की थी। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी से असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, साइमन कमीशन 1928 अभी बताया मैंने आपको, दांडी यात्रा 1930 और गांधी अर्बन एग्रीमेंट 1931। फिर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन आ गए हैं 3 मार्क्स 5 मार्क्स में, तो आप ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला चैप्टर है हमारा, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, संविधान का निर्माण। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया फिल इन द ब्लैंक में, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान, भारत का संविधान को लागू हुआ कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। अगर आप ऐसा पूछें भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, तो इसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसका आंसर ऐसा हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ओके, मतलब बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान उद्देश्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो JL नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो सेम आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आप जानते होंगे भारत का लौह पुरुष, द आयरन मैन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सरदार पटेल, इनको कहा जाता है। ओके, सरदार पटेल को एक और उपाधि दी गई है उस समय, आप जानते होंगे शायद उस उपाधि का नाम, इनको बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके ही कारण जो टूटा हुआ भारत था, जो राजा महाराजा थे, उन सब से बात करके इन्होंने हिंदुस्तान को एक किया था। फिर वन वर्ड में हम आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष थे बाबूजी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ओके, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए इस क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लेकिन NCERT में जो संख्या दी गई है वो दी गई है 389, तो मैं आपसे कहूँगा आप 389 के साथ ही जाइएगा। अगला, संविधान सभा में हिंदी का समर्थन किसने किया हुआ था? तो देखिए संविधान सभा में हिंदी का जो समर्थन किया हुआ था भी धुलेकर के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में आदिवासियों के कल्याण के लिए किसने आवाज़ उठाई थी? तो इसका आंसर है NG रंगा। NG रंगा साहब ने संविधान सभा में आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाई थी।
अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेज़ तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, यह कथन किसका था? तो यह कथन सरदार पटेल का है। संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे संविधान सभा के निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हुए थे। अगला प्रश्न है, राजभाषा के रूप में चुनी गई हिंदी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो इसका आंसर है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को राज्य भाषा की लिपि के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आप लोग जानते हो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डिफरेंस को आप लोग याद रखिएगा, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार एमपी बोर्ड पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य लिखिए। तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, संविधान सभा गठन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया था, ये भी गलत है। माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान बना गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, ये भी बिल्कुल गलत है। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 562 देसी रियासतें थीं, तो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा जी। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 सही है, तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, तो आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे आंसर। आई होप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी कुछ टॉपिक पूछने हैं, आप चाहते हैं कि जो आंसर्स हैं वो आप पूछना चाह रहे हैं 2 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।